हाँ देखो बच्चों, इंटर फाइनल का पहला जो टॉपिक है सेकंड पार्ट का वो है लाइट। लाइट से 13 मार्क्स का पूछा जाता है और लाइट का आपका पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है। इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतनी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। जहाँ तक बात रही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के परावर्तन की, इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेन चीज़ ये आ जाती है कि जैसे लाइट का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले आप ये जान लीजिए कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है। लाइट जो है ये रेडिएशन की एक रेंज होती है जिसको हम विजुअल रेडिएशन कह सकते हैं। तो विजुअल रेडिएशन जो है यही प्रकाश है। विजुअल रेडिएशन यानी दृश्य विकिरण की जो रेंज होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये जो दृश्य विकिरण है यही प्रकाश कहलाता है। इसमें से भी जो 5500 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश होता है वो हमारी आँख के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, जिसको हमारी आँख ईजिली देख सकती है। अब जैसे विकिरण की बात हम कर रहे हैं तो विकिरण की एक रेंज ही को हम प्रकाश कहते हैं, जो दृश्य प्रकाश दृश्य विकिरण कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे तवे पर रोटी बनी, तवा गर्म हुआ, गर्म होने पर वो जब गर्म होता है तो विकिरण को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जब तवे को उतार कर रख दिया जाता है तो वो रेडिएशन रिलीज करता है। उस समय जो विकिरण वो रिलीज करता है वो अदृश्य विकिरण होता है। अदृश्य विकिरण हमको दिखाई नहीं पड़ता है। उस समय अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि इस पे अभी भी रोटियां बनी हैं तो तवे को छू भी सकता है और उससे जल भी सकता है। तो वो विजुअल रेडिएशन नहीं होता है, इसलिए घटना घटित होती है। लेकिन अगर तवे को आग पे चढ़े रहने दिया जाए तो स्टार्टिंग में वो रेडिश होगा और सबसे अंत में वो सफ़ेद हो जाएगा। तो जब तवा हमको लाल दिखाई पड़ेगा तो उस समय हम देखते ही कह देंगे कि ये जो है गर्म है। उस समय जो विकिरण वो उत्सर्जित कर रहा है वो दृश्य विकिरण है और उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, जो विकिरण की तरंगदैर्घ्य है, वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य है। उसके बाद जब तवा लाल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो सफ़ेद होने पर वो सभी वेवलेंथ की तरंगें रिलीज करता है। यानी जो श्वेत प्रकाश, जिसको हम प्रकाश जनरली कहते हैं, श्वेत प्रकाश में सभी तरंगदैर्घ्य विद्यमान होती हैं। 7 रंग तो हम जानते ही हैं। तो इस प्रकार से जो दृश्य विकिरण है वही प्रकाश है। जो प्रकाश है इसमें एनर्जी भी होती है। एनर्जी पैकेट के रूप में चलता ही, आगे चल के लाइट की बहुत सी बातें होंगी। तो एनर्जी, लाइट के पास एनर्जी होती है। उसी वजह से जो सोलर सिस्टम पूरा है, जो सोलर सेल है, सोलर पैनल है, वो सब लाइट के पास एनर्जी होती है। उसी वजह से ये सब चीज़ें बनी थी। तो पहली चीज़ जो आपको इसमें पढ़नी है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे। प्रकाश के रिफ्लेक्शन में देख लीजिए कि जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पहली चीज, प्रकाश का परावर्तन में इतना ही आपको सुनना है, समझना है कि जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर गिरता है, पॉलिशदार तल अपारदर्शी होता है एक तरीके से, तो जब अपारदर्शी तल पे गिरता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
अब जैसे मान लीजिए ये कोई पॉलिशदार तल है, एक्स वाई कोई पॉलिशदार तल है, इस पर प्रकाश गिरा, सपोज ये ए बी प्रकाश इस पे गिरा और परावर्तित होकर के बीसी दिशा में चला गया। तो जो प्रकाश किरण इस तल पर गिर रही है ए बी, ये आपतित किरण इंसिडेंट रेस कहलाएगी, और जो प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है बीसी डायरेक्शन में जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेस परावर्तित किरण कहलाएगी। अब प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड नियम है, दो नियम है, वो भी नियम पुराने हैं, पहले भी पढ़े होंगे। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब जो है, जिस तल पर प्रकाश गिर रहा है उस पर जो 90 डिग्री पे लाइन खींची जाएगी वही अभिलंब कहलाएगी। ये मान लीजिए जेड बी जो है ये अभिलंब है। तो परावर्तन के नियम में देखिए, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु या अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और इंसिडेंट पॉइंट जो है ये तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल जो है ये रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। अब इसमें देखिए कि अगर रेज जो है वो चिकने पॉलिशदार तल पर परपेंडिकुलर गिर रही है, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल किससे लिए जा रहे हैं, नॉर्मल से अभिलंब से लिए जा रहे हैं। तो इसमें अगर अभिलंब गिर रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है, तो इंसिडेंट एंगल 0 होगा, और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब सरफेस पर लाइट परपेंडिकुलर गिरेगी, लाइट रेस परपेंडिकुलर गिरेगी, तो अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान देने की है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो अपने ही पाथ पर वापस लौट जाती है। उसका रीज़न यह है कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरती है। तो ये पहली चीज़। रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट किसी सरफेस पर गिरकर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लाइट में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड इतनी बात ये क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जैसे फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकस की बात करें, या फिर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो इसमें देखिए कई चीज़ें हैं। जैसे स्फेरिकल मिरर ही आपको मेनली पढ़ना है। अगर हम कांच का कोई खोखला गोला ले लें और इस गोले के एक हिस्से को काट कर अलग कर दें इस तरीके से, तो इसके दोनों सरफेस में से किसी भी सरफेस पर हम पॉलिश कर सकते हैं। अगर हम इसके उभरी हुई सरफेस पर पॉलिश कर दें तो उभरी हुई सरफेस पर पॉलिश कर देने पर इसके धसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो धसा हुआ तल है। इस प्रकार का जो मिरर होता है इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर इसमें धसे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए और रिफ्लेक्टिव सरफेस उभरा हुआ तल हो तो ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं।
तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये बात क्लियर है कि अगर कोई हम कांच का खोखला गोला ले लें, उसके एक हिस्से को काट के अलग कर दें और रिफ्लेक्शन जो है अगर धसे हुए तल से हो रहा है तो वो अवतल दर्पण होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और अगर रिफ्लेक्शन जो है ये उभरे हुए तल से हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देख लीजिए कई चीज़ें हैं। इसमें जैसे देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। ये स्फीयर के जिस हिस्से का भाग होगा, या ये कह लीजिए कि अवतल दर्पण का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। और ये जो एरिया है, डायोमीटर जो है, इसको हम द्वारक कहते हैं। ये जो है द्वारक कहलाता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसमें जो स्फीयर का यानी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है, इसको हम पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। ठीक। इतनी बातें इसमें अभी तक ध्यान रखिए जो चीजें इसमें हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है, धसे हुए तल से रिफ्लेक्शन होता है। उत्तल दर्पण में धसे हुए तल पे पॉलिश होती है, उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। और इसमें जो इससे क्षैतिज रेखा जो खींची जाती है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें इससे ज़्यादा ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। मेन तो इसमें डेरिवेशन पूछा जाता है और उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। अब इसमें जैसे बात आती है मुख्य फोकस की। प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कॉनकेव मिरर बनाया और ये हमने आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर। ये सपोज M1 M2 है। इसमें ये जो M1 M2 है ये दर्पण का द्वारक कहलाता है, एरिया कहलाता है, ये डायमीटर से रिलेटेड होता है। अब इसमें देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाती है उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसमें देखिए कॉन्वेक्स मिरर में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से सुन लीजिए प्रिंसिपल फोकस क्या है। प्रिंसिपल फोकस में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की डेफिनेशन को हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें देखिए कि मुख्य फोकस कैपिटल F जो है इसमें रेजेस ओरिजिनली एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो अवतल दर्पण में प्रिंसिपल फोकस ओरिजिनल होता है, इसमें रेजेस को बढ़ाया जा रहा है। उत्तल दर्पण में क्या है, रेजेस को हम बढ़ा के मिला रहे हैं।
तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का जो प्रिंसिपल फोकस है ये वर्चुअल है, आभासी है। जब रेजेस को मिला करके डैश डैश करके बढ़ा करके मिलाया जाए तो वो इमेज बने, चाहे फोकस हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, वो वर्चुअल होता है, आभासी होता है। जब रेजेस एक्चुअल में एक दूसरे को काटती हैं तो वो ओरिजिनल होता है। अगर रेजेस एक दूसरे को काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ओरिजिनल इमेज बनेगी। अगर रेजेस डैश डैश करके मिलाई जा रही हैं तो उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जनरली जो ऐसे ध्यान रखिए तो उत्तल दर्पण से ज़्यादातर आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से ज़्यादातर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंबों के बनने की कैटेगरी भी कोर्स में नहीं है, प्लेन मिरर भी कोर्स में नहीं है। मेन जो अभी तक बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन कोर्स में है, रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखिए मुख्य फोकस की बात क्लियर हो गई। मुख्य फोकस के बाद इसमें जो इमेज के बनने की बात है तो इमेज की कैटेगरी नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, वैसे ही कोर्स ज़्यादा है। अब इसमें जैसे बात आ जाती है डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में देखिए कि जैसे पहला डेरिवेशन है अवतल दर्पण के लिए परावर्तन, अवतल दर्पण के लिए परावर्तन के सूत्र का निगमन, या हेडिंग ये भी हो सकती है कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध। सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए परावर्तन के सूत्र का निगमन करिए। अब इसमें एक चीज ये जान लीजिए कि जैसे सूत्र का डेरिवेशन हमको करना है तो इसमें जो साइन लिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिए जाते हैं। इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति में देखिए एक्स जो है ये दाहिनी तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ निगेटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होता है। ये आपका मूल बिंदु होता है। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए कि अवतल दर्पण को बनाएं तो अवतल दर्पण का जो पोल है, ध्रुव है, वो मूल बिंदु हो गया। इसमें जो भी डिस्टेंस बाईं तरफ आएंगी सब निगेटिव होंगी, दाहिनी तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, नीचे की डिस्टेंस निगेटिव होगी। हम इसी से पूरी जो चिन्ह लेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। पूरे लाइट में वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को स्मॉल f से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। तो इसमें देखिए कि चिन्ह जो है वो इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। अब इसमें देखिए कि जैसे अवतल दर्पण के लिए परावर्तन के सूत्र का निगमन है तो इसमें देखिए कि सारी लैंग्वेज आपको इजीली याद हो जाएगी इस तरीके से। हाँ, इसमें देखिए माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है
और इस दर्पण का मध्य बिंदु P ध्रुव है। ध्रुव से सीधी खींची गई क्षैतिज रेखा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर वक्रता केंद्र C तथा फोकस कैपिटल F है। माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल है। ध्रुव से सीधी खींची गई क्षैतिज रेखा मुख्य अक्ष है। C वक्रता केंद्र और कैपिटल F फोकस है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु O डैश रखने पर O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O डैश A परावर्तन के पश्चात फोकस F से जाती है। ठीक, O डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। अतः I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। इतनी बात ये समझ में आ गई। माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है। इस दर्पण का मध्य बिंदु P ध्रुव है यानी पोल है। ध्रुव से सीधी खींची गई क्षैतिज रेखा मुख्य अक्ष है। C वक्रता केंद्र है तथा F फोकस है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु O डैश रखने पर O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O डैश A परावर्तित होकर फोकस F से गुजरती है। O डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो इसमें दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को I डैश पे काटती हैं। I डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब प्रतिबिंब I डैश को प्रदर्शित करता है। अतः I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए कि ट्रायंगल COO डैश और ट्रायंगल CI डैश, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, दोनों ट्रायंगल समकोण है। इसमें देखिए कि दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख है, इसलिए तीसरा कोण तो बराबर होगा ही। और जब ट्रायंगल समरूप होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनकी एजेस का रेशियो इक्वल होता है। यानी कि OO डैश अपान I डैश इज इक्वल टू CO अपान CI। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी तरफ देखिए कि इसमें ट्रायंगल FI डैश और FAN, ए से जो लंब डाला गया ये FAN, तो इसमें देखिए ट्रायंगल COO डैश तथा ट्रायंगल CI डैश समरूप है। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें दूसरी तरफ ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल FI डैश तथा
ट्रायंगल FAN, ये दोनों समरूप हैं। तो अब इसमें देखिए कि AN अपॉन II डैश इज इक्वल टू FN अपॉन FI, ठीक। लेकिन AN बराबर OO डैश है, इसलिए OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू FN अपॉन FI। लेकिन OO डैश अपॉन II डैश से CO अपॉन CI के बराबर है, इसलिए CO अपॉन CI इज इक्वल टू FN अपॉन FI। अगर अवतल दर्पण का एरिया कम से कम कर लें तो ये जो A पॉइंट है ये P के बहुत निकट आ जाएगा और N जो है ये P पर ओवरलैप कर जाएगा। उस कंडीशन में FN बराबर FP हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए कि CO अपॉन CI इज इक्वल टू FP अपॉन FI, ये रिजल्ट। इतनी बात ये समझ में आ गई, इतनी बात ये क्लियर हो गई कि अवतल दर्पण के लिए परावर्तन के सूत्र के निगमन में माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P ध्रुव है, ध्रुव से सीधी खींची गई क्षैतिज रेखा मुख्य अक्ष है, C वक्रता केंद्र है और F फोकस बिंदु है और FP फोकस दूरी है। इस तरीके से पूरी लैंग्वेज बना लेंगे। माना मुख्य अक्ष पर वस्तु OO डैश रखी गई है, तो O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O डैश A परावर्तित होकर फोकस से जाती है। O डैश से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तथा परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं, अतः II डैश वस्तु OO डैश का वास्तविक है। इसके बाद इसको हमने ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद रिजल्ट यहाँ तक पहुँचा। डेरिवेशन में भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वस्तु की दूरी को हमेशा U लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा V लेते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R या स्मॉल r जिससे आप प्रेजेंट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दी जाएंगी। अगर वस्तु की दूरी को हम U, प्रतिबिंब की दूरी को V तथा फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें देखिए कि ये दूरियां किस तरीके से विद साइन ली जाएंगी। इसमें देखिए कि CO ये दूरी हो जाएगी OP माइनस CP। ये ध्रुव के सारी डिस्टेंस बाईं तरफ है, इसलिए सारी डिस्टेंस निगेटिव होगी। OP दूरी जो है ये वस्तु की दूरी है और बाईं तरफ है तो ये माइनस U हो जाएगा। CP वक्रता त्रिज्या है तो ये आपका माइनस R हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि R बराबर क्या होता है, F/2 होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R/2 होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2f हो जाएगा। तो ये माइनस ब्रैकेट में -2f हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2f माइनस u आ जाएगा। तो CO बराबर 2f माइनस u हो गया। अब इसमें देखिए कि CI इज इक्वल टू क्या होगा, CI, तो CI इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस IP। CP है वक्रता त्रिज्या, तो ये किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा -2f, और ये हो जाएगा IP हो जाएगा -v। तो ये आ जाएगा v -2f। ठीक। CI के बाद देखिए FP, FP आपका हो जाएगा -f, और उसके बाद डिस्टेंस आती है FI। तो FI क्या हो जाएगा, देखिए इसमें FI आपका हो जाएगा CP FI, ये हो जाएगा PI माइनस FP। PI कितना हो जाएगा, -v माइनस f। तो ये कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा f -v। अब इसमें देखिए कि CO बराबर 2f माइनस u, CI बराबर v -2f, FP बराबर -f, और FI बराबर f -v। इन वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट कर दें। तो जब इनको फार्मूले में पुट किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा CO हो जाएगा 2f माइनस u, CI कितना हो जाएगा v -2f, ये हो जाएगा -f, और ये कितना आ जाएगा f -v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए -fv प्लस 2f स्क्वायर, ये हो गया। इधर मल्टीप्लाई किया, f से मल्टीप्लाई किया, ये 2f स्क्वायर हो गया, माइनस uf हो गया, फिर -2fv हो गया, प्लस uv हो गया। ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2fv को बराबर के इधर ले गए तो प्लस हो जाएगा 2fv माइनस fv, यानी कि fv बचेगा। बराबर में क्या बचा, देखिए -uf प्लस uv। इसको uvf से डिवाइड कर दिया, इसको भी uvf से डिवाइड कर दिया, और इसको भी uvf से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर fv कैंसिल हो गया, यहाँ पे uf कैंसिल हो गया, और यहाँ पर uv कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1/u इज इक्वल टू -1/v प्लस 1/f। 1/v को बराबर के इधर ले आए तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपके लिए परावर्तन का फार्मूला आ गया। इतनी बात ये समझ में आ गई। प्रकाश के परावर्तन के फार्मूले में अवतल दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र क्या निकल के आया, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक। इसका अगला डेरिवेशन जो उत्तल दर्पण के लिए है,
उत्तल दर्पण के लिए आप जो है इसका डायग्राम हम बनाए दे रहे हैं। डेरिवेशन इसी तरीके से होगा।